प्रीति आज बहुत खुश थी। आखिरकार इतने सालों बाद उसके घर में खुशी जो आई थी। प्रीति को जैसे ही पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो ये खुशखबरी सबसे पहले अपनी सास सुमन को बताती है। माँ जी, आप बहुत जल्दी दादी बनने वाली हो। क्या बहू, तू सच कह रही है? तू नहीं जानती, तूने आज मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। तू आराम से बैठ जा, आज से तू कोई काम नहीं करेगी। माँ जी, मुझे पता था आपकी खुशखबरी सुनकर बिल्कुल ऐसा ही करोगी, इसलिए मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है। कल हम डॉक्टर के पास चलेंगे। क्या डॉक्टर के पास? पर वहाँ क्यों जाना है? ये आजकल के डॉक्टरों को कुछ नहीं आता। और वैसे भी हमारे समय पर कौन सा डॉक्टर हुआ करते थे? फिर भी बच्चे आज के बच्चों से ज्यादा तंदुरुस्त पैदा होते थे उस समय। माँ जी, ये मेरा पहला बच्चा है और मैं कोई भी लापरवाही नहीं चाहती। और अनुज ने भी मुझे फोन करके डांटा है कि मैं कल के कल डॉक्टर से मिल के आऊँ। अरे बहू, मुझे तो इन डॉक्टरों पर भरोसा नहीं होता। थोड़ी सी कमी होती नहीं है कि कह देते हैं ऑपरेशन होगा। कई बार तो सही सलामत बच्चा भी मरा पैदा हो जाता है। ये डॉक्टर जरूर कुछ धांधली करते हैं, पर अब तू इतना कह रही है तो ठीक है, चले जाएंगे कल डॉक्टर के पास। सुमन डॉक्टरों से ज्यादा तांत्रिक और तंत्र विद्या में विश्वास रखती थी। बस यही वजह थी कि सुमन प्रीति को हॉस्पिटल जाने से रोक रही थी, पर प्रीति भी जिद करके हॉस्पिटल जाने की ठान लेती है। अब अगले दिन प्रीति अपनी सास को हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है, पर तभी अनुज प्रीति से कहता है, प्रीति, माँ को रहने दो, मैं हूँ ना, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास। पर आप कैसे चलेंगे मेरे साथ हॉस्पिटल? आपको ऑफिस भी तो जाना है, और वैसे भी माँ जी तो है ही ना। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे कि माँ हॉस्पिटल नहीं जाएगी। तुम्हारे साथ वैसे भी माँ को नहीं पता हॉस्पिटल कहाँ है, मैं लेकर चलता हूँ। और वैसे भी मैं अपनी बीवी बच्चे के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। बहू, अनुज बिल्कुल सही कह रहा है। जब अनुज तेरे साथ है तो फिर मैं क्या करने के लिए आऊंगी? तुम दोनों हॉस्पिटल से जाओ, मैं घर पर ही तुम्हारा इंतजार करूंगी। सुमन को सब एक तांत्रिक के नाम से जानते थे, पर इस बारे में प्रीति को कुछ नहीं पता था। और कहीं न कहीं अनुज को भी यही लगता था कि उसकी माँ कोई तांत्रिक है जो जादू टोटका करना जानती है। बस यही वजह थी कि अनुज अपनी माँ को अपनी बीवी के साथ हॉस्पिटल नहीं जाने देता और खुद उसके साथ हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद प्रीति अपनी बारी का इंतजार कर रही होती है और तभी वो अनुज से सवाल करती है। अनुज, मैंने देखा तुम ज्यादातर माँ जी से नाराज रहते हो। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से तुम माँ जी से इतना रूडली बात करते हो? तुम जानकर क्या करोगी? और वैसे भी सब ठीक है, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। अब प्रीति दोबारा अनुज से कुछ पूछती है कि उससे पहले उसका नंबर आ जाता। अब प्रीति डॉक्टर से चेकअप करवा कर घर आ जाती है। घर जाते ही अनुज अपनी माँ से कहता है, प्रीति बहुत कमजोर है और हमारा होने वाला बच्चा भी डॉक्टर ने प्रीति को आराम करने के लिए कहा है, तो प्लीज आप प्रीति को परेशान मत करना। अनुज, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? माँ जी मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरा बहुत ख्याल भी रखती हैं। बहू, तू अनुज की बात का बुरा मत मान। वो मेरा बेटा बचपन से ही ऐसा है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इसे। तू जाकर आराम कर ले और जैसा जैसा तेरे को डॉक्टर ने बोला है तू वैसा वैसा ही करना। हाँ, सब कुछ सही चल रहा था। सुमन भी अपनी बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी, तो वहीं अनुज भी अपने होने वाले बच्चे और बीवी का अच्छे से ख्याल रख रहा था। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात सुमन अपने कमरे में बैठकर कुछ पूजा पाठ करने लगती है। अपनी सास के कमरे से निकलता हुआ धुआं देखकर प्रीति डर जाती है और वो अपनी सास के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी सास तांत्रिक वाले कपड़े पहनकर कुछ पूजा पाठ कर रही है। माँ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको पता है मैं कितना डर गई थी, और आपने ये तांत्रिक जैसे कपड़े क्यों पहने हुए? बहू, सही समय पर आई है तू। बिल्कुल, मैंने सोचा ही था पूजा खत्म होने के बाद तुझे ही पानी पिला दूंगी, पर अब जब तू खुद ही चलकर आ गई है तो हवन में बैठ जा। मैं तेरे और तेरे बच्चे के लिए ही पूजा कर रही हूँ। पर कैसी पूजा माँ जी? यहाँ नींबू, सिंदूर, डरावनी हड्डियाँ रखी है, ये सब तो मैंने सिर्फ टीवी पर देखा था। अरे प्रीति बहू, तू डर मत। तेरी सास कोई ऐसी वैसी छोटी मोटी तांत्रिक नहीं है। अरे अपने पूजा पाठ से मैं हर किसी का भविष्य बता देती हूँ, और तू तो मेरे घर की है, मुझे अपने घर का भी तो भविष्य देखना होगा ना।
ये पूजा मैंने खास तेरे बच्चे के लिए की है, ताकि मुझे पता चल सके कि तेरे गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। माँ जी, ये सब आप क्या कर रहे हैं? मुझे तो कुछ नहीं, मुझे कुछ पता नहीं करना। और शायद यही वजह थी, इसीलिए अनुज जी आपसे इतने नाराज रहते। मैं अभी जा रही हूँ अनुज जी के पास उन्हें सब बताने। बहू, अनुज को कुछ मत बताना। अगर तूने उसे बताया तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। बड़ी मुश्किलों से वो मेरे पास आया है। उसे तो लगता है कि मैंने ये काम छोड़ दिया है, पर अगर तू उसे सच बता देगी तो एक बार वो फिर मुझसे दूर चला जाएगा। सुमन प्रीति को रोकने की काफी कोशिश करती है, पर प्रीति नहीं मानती और अनुज के पास सारा सच बताने के लिए चली जाती है। अब सुमन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो अपनी तंत्र विद्या से अपनी बहू को गूंगा कर देती है, जिसके बाद प्रीति अपने पति को कुछ नहीं बता पाती। और प्रीति की ऐसी हालत देखकर अनुज सब समझ जाता है कि ये सब उसकी माँ का किया है। माँ अब नहीं सुधरोगी ना? सच सच बताना, आपने मेरी प्रीति के साथ क्या किया है? ये तो क्या बोल रहा है अनुज? भला मैं क्यों बहू के साथ कुछ करूंगी? मैंने तो तेरे कहने पर तांत्रिक पूजा करना भी छोड़ दिया। माँ ज्यादा भोली मत बनो, मैं आपकी हरकतों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं प्रीति को कल डॉक्टर से दिखाने ले गया था। डॉक्टर ने बताया कि प्रीति और उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है, और फिर भी अगर प्रीति मुझसे कुछ नहीं बोल पा रही है तो इसके पीछे जरूर आपका ही हाथ है। आपको क्या लगा, आप प्रीति को गूंगा कर दोगी तो वो मुझे आपका सच नहीं बता पाएगी? भूलिए मत, प्रीति पढ़ी लिखी है। उसने मुझे खुद लिखकर बताया है कि आपने उसके साथ क्या किया। हाँ, मैंने बहू के ऊपर जादू टोना और टोटका किया है, पर ये सब कुछ मैंने उसकी भलाई के लिए ही तो किया है। अरे उसके पेट में हमारे घर का अंश पल रहा है, वो एक लड़का है या नहीं? मैं तो बस यही जानना चाहती थी, जो कि मुझे अब पता चल चुका है। मुझे पता चल चुका है कि मेरी बहू लड़का जन्म देने वाली है, तो फिर मैं उसके साथ कुछ बुरा क्यों करूँगी? हाँ माँ, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, मेरी प्रीति को ठीक कर दो। अगर उसे या मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अनुज अपनी माँ को धमकी देकर प्रीति को अपने साथ लेकर कहीं दूर चला जाता है। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और सुमन को पता चलता है कि उसकी बहू ने एक बहुत प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है, जिसके बाद सुमन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो खुद अपने बेटे बहू के पास जाकर उनसे अपनी इस गलती की माफी मांगती है। बहू, अनुज बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत बड़ी गलती की, पर इस बार मैं सच कह रही हूँ, अगर मैंने कभी भी अपनी तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल किया तो तुम दोनों मुझे मार देना या पुलिस के हवाले कर देना, पर अब मैं अपने परिवार से दूर नहीं रह सकती। प्लीज मेरे साथ घर चलो। सुमन अपने बेटे बहू से अपनी गलतियों की माफी मांगती है, पर अनुज अपनी माँ को माफ नहीं करता और वो अपनी तांत्रिक माँ से सारे रिश्ते नाते तोड़ देता है और शहर से काफी दूर चला जाता है। जिसके बाद फिर कभी सुमन अपने बेटे बहू और अपनी नन्ही सी पोती का मुंह नहीं देख पाती। निहारिका और आरुषि दोनों देवरानी जेठानी थी, दोनों में खूब बनती थी। ऐसे ही एक दिन आरुषि अपनी जेठानी निहारिका से कहती है, अरे भाभी, आप जब से देख रही हो काम में लगी हुई हो, अभी ये सब छोड़ो, जाकर आराम कर लो, बाकी के काम मैं खुद कर लूंगी। अरे तू अकेले क्यों करेगी? जब तक काम खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं भी तेरे साथ लगी रहूंगी। बस थोड़ा सा और रह गया है, ये भी खत्म हो जाएगा। अरे भाभी, झाड़ू पोछा और बर्तन तो रह गया है ना, मैं कर लूंगी अकेले। आप जाकर आराम कर लो, आप सुबह से आराम नहीं कर पाई हो। जो भी काम था, थोड़ा काम मेरे लिए भी तो छोड़ दो। अरे यार, बस थोड़ा सा काम और रह गया, हम दोनों मिलकर कर लेते हैं ना, जल्दी हो जाएगा, फिर हम दोनों साथ में बैठकर बातें करेंगे। ये भी सही है। भाभी, आप गर्मा गर्म पकौड़े बना दो, ताकि झाड़ू पोछा बर्तन ना मैं अकेली कर लेती हूँ। आपके हाथ के पकौड़े खाए हुए पता नहीं कितने दिन हो गए, बहुत मन कर रहा है पकौड़े के साथ गप्पे मारने का, बड़ा मजा आएगा। तू ना बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह है, वो भी ऐसे ही कहती थी, दीदी पकौड़े बना दो, दीदी पकौड़े बना दो, और तेरा भी यही है, भाभी पकौड़े बना दो, भाभी पकौड़े बना दो। चल ठीक है ना, मैं अभी पकौड़े बना कर देती हूँ, तू ना बाकी के काम कर ले, फिर उसके बाद आराम से बैठकर गर्मा गर्म चाय के साथ पकौड़े खाएंगे, बकवास करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बाद निहारिका की छोटी बहन निकिता निहारिका के ससुराल आती है। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। निकिता एक नंबर की बदतमीज लड़की थी, उसे बस अपना फायदा नजर आता था। ऐसे ही शाम को आरुषि का पति अर्जुन ऑफिस से घर आता है, तो उसे देखकर निकिता कहती है, अरे अर्जुन, आ गए तुम? अरे निकिता, तुम? बड़े दिनों बाद।
हाँ, वो मैं ना दीदी से मिलने के लिए आई थी। काफी समय हो गया था उनसे मिले हुए, और मैंने सोचा इसी बहाने ना उनकी नई नवेली देवरानी से भी मिल लेती हूँ। तुमने तो अपनी शादी की पार्टी भी नहीं दी मुझे। अरे चिंता मत करो, पार्टी चाहिए ना तुम्हें? ठीक है, मैं तुम्हें किसी दिन अच्छी वाली पार्टी दूंगा। अपने दोस्तों के साथ में एक अच्छे से लॉन्च में चलेंगे, वहाँ जाकर मैं जो खाना पीना होगा बता देना। हाँ ठीक है, फिलहाल के लिए ना मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, मुझे भूख भी लग रही है। खाना वाना दे दो यार, और मैं कुछ खा पी के सो जाऊं, थोड़ा सा आराम कर। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। निकिता बार बार अर्जुन के करीब जाने की कोशिश करती है। ऐसे ही एक दिन निकिता ऑफिस जाती है और ऑफिस के बाहर अर्जुन को वेट करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब अर्जुन ऑफिस से बाहर आता है तो वो देखता है कि निकिता वहाँ खड़ी है और अर्जुन निकिता से कहता है, क्या बात है निकिता, तुम यहाँ पर? अरे तुम यहाँ? मैं तो यहाँ किसी काम से आई थी। और तुम्हारा ऑफिस भी यही है क्या? अच्छा हुआ हम दोनों मिल गए, अब साथ में घर चलते हैं। चल कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो बाइक पर। आज मैं तुम्हें थोड़ी बाइक राइड भी करवा लाता हूँ और पिज्जा भी खिला देता हूँ। हाँ वैसे भी बहुत टाइम हो चुका है, मुझे पिज्जा खाना है यार। इस तरह से निकिता और अर्जुन दोनों साथ में बैठकर यहाँ वहाँ बाइक पे घूमने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अर्जुन निकिता को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ वो दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और पिज्जा वगैरह खाते हैं। दोनों घर में आने में काफी देरी हो जाती है। आरुषि को बार बार अर्जुन की चिंता सता रही थी कि आखिर अर्जुन इतना लेट क्यों हो गया। थोड़ी देर बाद जब अर्जुन और निकिता घर आते हैं तो आरुषि दोनों को साथ में देखकर उनसे कहती है, अरे अर्जुन, आज आप ऑफिस से इतना लेट आए? हमेशा तो 7 बजे घर आ जाते, आज रात के 10 बज गए। अरे वो क्या है ना कि मुझे निकिता को थोड़ा सा घुमाना फिराना था, इसलिए आने में थोड़ा लेट हो गया, और बाहर ना बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था। अरे तो फोन करना भूल गए थे क्या? और जब मैं तुम्हें फोन कर रही थी तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे, ऐसा कौन करता है? अरे आरुषि, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अर्जुन किसी और के साथ थोड़ी था, मेरे ही तो साथ था। और वैसे भी अर्जुन ना तुम्हारे आने से पहले मुझे जानता है। आरुषि इसके आगे कुछ नहीं कहती और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। निकिता अर्जुन के साथ कुछ ज्यादा ही समय बिताने लगती है। ये देखकर आरुषि को बहुत बुरा लगता है। हे भगवान, ये भाभी की बहन तो मेरी सौतन बनने के लिए इस घर में आई है। जब से ये आई तब से इसने मेरे पति के ऊपर न जाने कौन सा जादू कर दिया। मेरा पति अब सारा समय इसी को देता है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपना रिश्ता कैसे बचाऊं। ऐसे ही एक दिन आरुषि और निहारिका दोनों मार्केट गई थी। अर्जुन और निकिता दोनों घर पर अकेले थे। अर्जुन और निकिता दोनों हॉल में बैठे हुए थे। निकिता अर्जुन के लिए जूस लेकर आती है और मौका देखकर जूस में कुछ मिला देती है और अर्जुन को वो पिला देती है। जूस पीने के बाद अर्जुन बेहोश हो जाता है। निकिता अर्जुन को किसी तरह से खींचकर उसके कमरे में ले जाती है और उसे बेड पर लेटा कर खुद भी उसके साथ लेट जाती है और अपनी और अर्जुन की कुछ पिक्चर्स अपने फोन में क्लिक करती है। थोड़ी देर बाद जब निहारिका और आरुषि घर आती हैं, तो निकिता मौका देखकर रोने का नाटक करती है और निहारिका से कहती है, दीदी अच्छा हुआ आप आ गए। आज अर्जुन ने मेरे साथ वो किया जो मैंने कभी नहीं सोचा था। क्या हो गया है? ऐसा क्या कर दिया अर्जुन ने तेरे साथ? हाँ दीदी, अर्जुन ने मेरी इज्जत को शर्मसार कर दिया है। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरी इज्जत लूट ली उसने। अब मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। अर्जुन इतना नीचे गिर सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। उसने मेरी बहन के साथ जो किया वो बिल्कुल सही नहीं किया और मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। लेकिन भाभी, आप तो जानती हैं ना अपने देवर को, वो ऐसा नहीं कर सकती। मुझे लगता है निकिता को कोई गलत फहमी हुई है। एक लड़की अपनी इज्जत के लिए ऐसा झूठ तो कभी नहीं बोलेगी। मेरा विश्वास करो दीदी, अर्जुन ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। निहारिका को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत अर्जुन के खिलाफ पुलिस केस करवाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आती है और अर्जुन को पकड़ कर ले जाती है। बेचारी आरुषि बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। तभी उसका ध्यान एकदम से हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे के ऊपर जाता है। सीसीटीवी कैमरा में साफ साफ दिखाई देता है कि निकिता खुद अर्जुन के जूस में कुछ मिलाती है और अर्जुन को खींचकर उसके कमरे में ले जाती है। आरुषि ये सबूत पुलिस स्टेशन में दिखाती है, जिसके बाद निकिता का डीएनए टेस्ट होता है और टेस्ट में साबित हो जाता है कि अर्जुन ने निकिता के साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया था, उसे फंसाया जा रहा था। तभी ये बात निहारिका को पता चलती है।
तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बहन को खींचकर थप्पड़ मारती है, जिसके बाद आरुषि और अर्जुन दोनों मिलकर निकिता के खिलाफ एफआईआर कराते हैं और उसे सलाखों के पीछे डलवा देते हैं। चूचू चिड़िया की कहानी। सुंदरबन जंगल में चिंकी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। चिंकी चिड़िया एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करती थी। काम के सिलसिले में चिंकी चिड़िया को अक्सर घर से बाहर रहना पड़ता था, इसीलिए वो अपने घर की देखरेख करने के लिए अपनी छोटी बहन लाडो तोती को अपने घर बुला लेती है। लाडो तोती भी बेहद खूबसूरत और एक पढ़ी लिखी पक्षी थी। एक दिन चिंकी चिड़िया शहर से अपने घर वापस लौटती है। वो अपनी बहन लाडो तोती और अपने पति कालू कौवे को एक साथ देख लेती है। अपनी बहन और अपने पति को एक साथ देखकर चिंकी का तो पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से से कहती है, ये सब क्या हो रहा है? चिंकी तुम तो कल आने वाली थी ना? क्यों, कोई दिक्कत हो गई मेरे आ जाने से? अरे दीदी, आप ये कैसी बेकार की बातें कर रही हैं? तू चुप कर, बहुत हो गई तुम दोनों की बहानेबाजी। मैं अचानक से आज घर आ गई तो मुझे तुम्हारी काली करतूतों के बारे में पता चल गया, वरना मेरे पीठ पीछे तुम दोनों ये सब करते हो। और तू लाडो, मैंने तुझे घर की देखरेख करने के लिए बुलाया था, ना कि मेरे पति के साथ रंगरलियां मनाने के लिए। यार चिंकी, तुम जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसा है? तुम दोनों ही समझा दो ना। मेरी आंखें जो देख रही हैं, क्या ये सब कुछ झूठ है? कब से चल रहा है तुम दोनों का ये ड्रामा? सच सच बताओ। अरे दीदी, आप इतनी पढ़ी लिखी होकर कैसी बातें कर रही हैं? थोड़ा तो भरोसा रखिए जीजू पर। मुझे इन पर तो भरोसा है, लेकिन अब तुझ पर नहीं। अच्छा तो ठीक है, मैं आज इस घर से चली जाती हूँ, तब तो आपको सुकून मिल जाएगा ना? नहीं, तुझको कहीं जाने की जरूरत नहीं। वैसे भी माँ पिताजी तो अब रहे नहीं, तेरी देखभाल तो अब मुझे ही करनी होगी ना। आई एम सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है, और तेरे लिए भी यही बेहतर होगा। इस दिन के बाद से चिंकी चिड़िया वर्क फ्रॉम होम करने लगती है और अब चिंकी के दिमाग में शक का कीड़ा भी दौड़ने लगता है। वो अपने पति और बहन की हर एक छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखने लगती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन चिंकी चिड़िया रसोई में खाना बना रही होती है। तब वो खाना बनाते बनाते सोचती है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये दोनों आपस में खिचड़ी पकाते रहेंगे और मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। अगले दिन लाडो तोती अपनी जीजू कालू से कहती है, जीजू, कुछ दिनों से मेरा सर काफी ज्यादा चकरा रहा है, कुछ खाने का मन नहीं करता, बस उल्टियां हो रही है, प्लीज आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए ना। ठीक है लाडो, तुम रुको, मैं ठीक है लाडो, हम शाम को ही डॉक्टर के पास चलते हैं। तुम ये बात अपनी दीदी चिंकी को मत बताना। कालू कौवे और लाडो चिड़िया की बात सुनकर चिंकी को ऐसा लगता है कि लाडो तोती प्रेग्नेंट है। चिंकी सारी बातें सुनकर लाडो तोती को जाकर एक जोरदार तमाचा मारते हुए कहती है, करमजोरी करमोही, ये दिन देखने के लिए मैंने तुझे अपने घर में रखा था, तूने पूरे जंगल में हमारी नाक कटवा कर रख दी। जंगल में किसी को पता चलेगा कि मेरी कुंवारी बहन प्रेग्नेंट है तो सभी पक्षी क्या कहेंगे? हाँ दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। हाँ चिंकी, लाडो तोती बिल्कुल सही कह रही है, ऐसा मेरे और लाडो के बीच कुछ भी नहीं है। लाडो तो बस नॉर्मली उसकी तबीयत खराब हो रही है। तो चुप रहिए जी, पहले तो मुझे आप पर यकीन था, लेकिन अब वो भी नहीं रहा। जब ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप मुझे इसका मतलब बताइए, ये बताने से आप मना क्यों कर रहे हैं कि इसको उल्टियाँ क्यों हो रही है, क्यों इसका सर चकरा रहा है? इसका तो मतलब यही हुआ ना कि ये पेट से है। हाँ, इतना बोलकर चिंकी चिड़िया लाडो तोती को अपने साथ डॉक्टर बबली कबूतरी के पास ले जाती है। डॉक्टर बबली कबूतरी लाडो तोती का चेकअप करने के बाद चिंकी चिड़िया को बताती हैं, देखिए चिंकी जी, वीकनेस के कारण लाडो तोती को चक्कर आना और उल्टी आना जैसी इस तरह की शिकायत हो रही है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, आप ये दवाइयाँ इनको दे दीजिए, कुछ दिनों में लाडो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर बबली कबूतरी की बात सुनकर चिंकी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है कि लाडो तोती से माफी मांगती है। लाडो, मेरी बहन, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुझे इतना घटिया बोला और इतना घटिया इल्जाम तुझ पर लगाया।
कोई बात नहीं दीदी, कम से कम आपका शक तो दूर हो गया। आपको तो ये तो क्लियर हुआ ना कि जीजू और मेरे बीच में अब कुछ नहीं है। उसके बाद दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाती हैं और फिर सब एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, क्या आपको पता है चिंकी चिड़िया की छोटी बहन का नाम क्या था? अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।